नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस 64 में। तो हम आज लेकर आए हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट तक बने रहना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम बहुत इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? मतलब काले वस्त्र के मुकाबले जो श्वेत वस्त्र मतलब सफ़ेद कपड़े होते हैं वो ठंडे क्यों होते हैं? तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। दूसरा है उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने देते हैं। चौथा है हमारा ऑप्शन सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे परावर्तित कर देते हैं। कौन? श्वेत वस्त्र परावर्तित कर देते हैं। लेकिन परंतु क्या होता है, जो काले वस्त्र होते हैं वो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। तो इसी कारण से जो श्वेत वस्त्र होते हैं वो शीतल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया होगा आपको। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है रेनिन तथा चौथा है एरोप्सिन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? रेनिन। रेनिन जो एंजाइम होता है वो दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है वो उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है केसिन। केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। हम मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी क्षमता है वो क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है वो सुन सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, जो हम सुन सकते हैं उसको श्रव्य तरंग, और इंग्लिश में बोले तो ऑडिबल क्या होती है? ऑडिबल वेव होती है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में ऑडिबल वेव्स बोलते हैं। तो जो हमारी सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। और जो 0 हर्ट्ज से कहाँ तक होती है? जो 20 हर्ट्ज तक होती है वो हम नहीं सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो हम नहीं सुन सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं? तो दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन है 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, दूसरा है 200 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज, तीसरा है 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, दूसरा है 200 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज तथा तीसरा ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तथा चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की
ध्वनि हम सुन सकते हैं। और इसी ध्वनि को हम क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंग या श्रव्य तरंग। क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंग। क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंग, या इंग्लिश में बोले तो ऑडिबल वेव। क्या बोलते हैं? ऑडिबल वेव्स। तथा जो क्या होती है? 3 होती है, एक तो अश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। तो जो हमारी श्रव्य तरंग कौन सी हो गई? जो हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की। और अश्रव्य तरंग कौन सी होती है? अश्रव्य तरंग। अश्रव्य तरंग कौन सी होती है? जो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक। ये वाली जो ध्वनि है वो हमको सुनाई नहीं देती है। ठीक है दोस्तों। और अश्रव्य तरंग को हम क्या बोलते हैं? इंफ्रा क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं। इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं कौन सी? अश्रव्य तरंग को। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक की ध्वनि जो हम नहीं सुन सकते हैं। और तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है अल्ट्रासोनिक वेव। क्या होती है? अल्ट्रासोनिक वेव। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंग। ठीक है दोस्तों। और ये भी जो वेव होती है, पराश्रव्य तरंग भी होती है, वो हम नहीं सुन सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये जो तरंग है, अल्ट्रासोनिक वेव को कौन कौन सुन सकता है? कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ आदि ये सुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और क्या होती है? हर्ट्ज होती है। जो हर्ट्ज हम लिख रहे हैं, हर्ट्ज, तो ये किसकी यूनिट है? यह आवृत्ति किसकी यूनिट है? आवृत्ति की यूनिट है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट है। क्या है? हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आया होगा इतना। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। तीसरा है ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक, तो ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। अच्छी परावर्तक होती है कौन सी? एक श्वेत तथा चिकनी सतह। ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, मतलब जो प्रकाश आता है उसको परावर्तित तो आसानी से कर देती है, लेकिन ताप को खराब अवशोषित होता है। ठीक है दोस्तों। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा ट्रेनिन, दूसरा है टाइलिन, तीसरा है टेनिन, चौथा है रेजिन। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है वो कहाँ होता है? हमारे लार में होता है। ठीक है दोस्तों। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है, कपड़े धोने वाली मशीन, धोवन यंत्र भी बोलते हैं इसको। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, धोवन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है बोल सकता है, और वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य
करता है, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा अभिकेंद्रीय बल। तो दोस्तों हमारा छठा प्रश्न क्या है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो वॉशिंग मशीन है इसी को क्या बोलते हैं हम? धोवन यंत्र भी पूछ सकता है और वॉशिंग मशीन भी। तो दो टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं और ये भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं अगला। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? अभिकेंद्रीय बल, दूसरा है अपकेंद्रीय बल या अपकेंद्रण, दूसरा है अपयुक्त दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। तो जो वॉशिंग मशीन मतलब वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। और वॉशिंग मशीन को धोवन यंत्र भी पूछ सकता है। ठीक है, धोवन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अपकेंद्रीय बल यानी अपकेंद्रण बल इस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो जो अपकेंद्रीय बल है वो क्या करता है? अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में क्या करता है? अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया होगा। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? तो हमारा पहला ऑप्शन है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, और दूसरा है पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, तीसरा है उच्च वायुमंडल दाब के कारण, तथा चौथा है उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्योंकि जो जमने पर पानी फैलता है, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, ये हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि जो पानी होता है तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि बर्फ़ में जमने लगेगा तो उसका आयतन बढ़ता है। पानी रहता है तो उसका आयतन कम रहता है, जैसे वो जमता है तो पानी का आयतन बढ़ने लगता है। इसी वजह से जो ठंडे देशों में पानी के पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 3 तथा चौथा है 5। ठीक है दोस्तों, पहला है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 3 तथा चौथा है 5। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। ठीक है दोस्तों, 4 कैसे होगा? क्योंकि मानव हृदय में कितने? 4 कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं? 2 कोष्ठ होते हैं, वो कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं। 2 कोष्ठ कहाँ होते हैं? ऊपर। और 2 क्या होते हैं? 2 कोष्ठ नीचे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो जो ऊपर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? जो ऊपर वाला कोष्ठ होता है उसको आलिंद क्या बोलते हैं? आलिंद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो नीचे होता है उसके क्या बोलते हैं हम? नीलई। क्या बोलते हैं? नीलई। और आलिंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आलिंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एट्रियम। और नीलई को क्या बोलते हैं? वेंट्रकल। क्या बोलते हैं? वेंट्रकल। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? वेंट्रकल। तो हमारा जो 2 कोष्ठक होते हैं, ऊपर वाले को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले को नीलई बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया होगा आपको। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। दौड़ लगाते समय मनुष्य का
रक्तचाप क्या होता है? पहला ऑप्शन बढ़ जाता है, दूसरा घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है, एक समान रहता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? पृथ्वी के केंद्रण पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो दोस्तों, पृथ्वी के केंद्रण पर गुरुत्व के कारण जो त्वरण का मान होता है वो क्या होता है वो बताना है हमको। तो 1 होता है, 0 होता है, 9.8 होता है तथा चौथा ऑप्शन क्या है? -1 होता है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो हमारा पहला ऑप्शन है डाल्टन, दूसरा है न्यूटन तथा तीसरा क्या है? मैक्सवेल तथा चौथा है पास्कल। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? तो हमारा पहला ऑप्शन है टेस्ला, दूसरा है ओम, तो तीसरा है क्यूरी, तो चौथा है वेबर। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? टेस्ला होगा। ठीक है दोस्तों, तो चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होगी? टेस्ला। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है हमारा कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा फोटोवोल्टिक सेल, दूसरा है ड्राइव सेल, तीसरा है डैनियल सेल तथा चौथा है गैल्वेनिक सेल। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों फोटोवोल्टिक सेल। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत चालकता का मात्रक ओम, वेबर, मो, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों मो होगा। ठीक है दोस्तों, ओम का प्रतिलोम होता है। ठीक है दोस्तों, ओम किसकी यूनिट है? तो ओम तो प्रतिरोध की यूनिट है। ठीक है, तो ओम का उल्टा मो। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? बैटरी की खोज किस वैज्ञानिक नामक ने की थी? तो हमारा पहला ऑप्शन है वोल्टा, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है मैक्सवेल तथा चौथा है फेराडे। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी। तो वोल्टा का फुल नाम क्या है? अलेक्जेंडर वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है दोस्तों, और बैटरी शब्द किसने उपयोग किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बैटरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या उपयोग किया था। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को पहला ऑप्शन है हमारा ग्राम, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है प्रतिशत, चौथा है अनुपात। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रतिशत। आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है हमारा? थर्म किसकी यूनिट है? ऊष्मा का, शक्ति का, प्रकाश का, दूरी का। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऊष्मा का। थर्म किसकी यूनिट है? ऊष्मा का। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से अधिक जलन किस से पैदा होती है? तो उबलता हुआ पानी, दूसरा है गर्म पानी, तीसरा है भाप, चौथा है
भीगी भीगी गलती हुई पली